तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की असली कहानी आपको सुनाऊं, और वो कहानी चौंकाने वाली भी है, और कहानी सोशल मीडिया पे किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं उसकी भी एक झलक है। लेकिन उस कहानी से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी शॉर्ट में आपको सुनाता हूँ। रतन टाटा का नाम आप सभी जानते हैं, इस देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन और दानवीर भी उन्हें कहा जाता है, काफ़ी वो डोनेट करते हैं। रतन टाटा के ऑफिस में, मुंबई में उनका ऑफिस है टाटा ग्रुप्स का, वर्ली में। तो वर्ली में कुछ वक्त से अचानक एक ई चालान आना शुरू होता है, और ये ई चालान उस कार के नंबर का था जो कार रतन टाटा इस्तेमाल करते थे। तो लगातार उनके दफ्तर में ऐसे 4-5-6 ई चालान आ गए। शुरू में 1-2 चालान को तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब बार बार चालान आने लगे तो ये बात रतन टाटा के कान तक भी पहुंची। अभी चालान की दो चीज़ें, एक ये कि चालान आए चले कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं खासतौर पर सोसाइटी में जिनका नाम होता है, रोल मॉडल होते हैं, तो ये चालान मतलब आपने ट्रैफिक का वायलेशन किया है, ट्रैफिक कानून को तोड़ा है, तो ये चीज़ें बड़ी आपके ऊपर एक बुरा असर करती है। तो जब ऐसे कई चालान आ गए तो रतन टाटा को लगा कि ये क्या है। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि ज़रा ये पता करो। तो ई चालान को देखा गया। ई चालान में बाकायदा टाइम, डेट, जगह सब कुछ मेंशन होता है। तो उसको देखा गया। फिर रतन टाटा से पूछा गया, उनका ड्राइवर से पूछा गया कि इन जगहों पे आपने ट्रैफिक का उल्लंघन किया था नियम के, कहीं रेड लाइट जंप, कहीं ओवर स्पीड। तो उन्होंने कहा कि इन जगहों से तो कभी मैं गुजरा ही नहीं। ड्राइवर ने भी कहा कि कभी साहब को लेकर तो गए नहीं। इसी दौरान में फिर एक और चालान आ गया। तो ये करीब 5-6-7 चालान अब इकट्ठे हो गए। तब रतन टाटा के ऑफिस ने मुंबई पुलिस के कमिश्नर को कांटेक्ट किया और उनको बताया, और इसी दौरान में बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक पहुंची कि ई चालान एक एक करके आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस से कहा कि आप इस मामले की जांच कीजिए कि ऐसा क्यों है। अब जब पुलिस ने जांच की तो देखा कि जिन जिन जगहों पे जो कि ई चालान होता है उसके बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही चालान भेजा जाता है। आजकल जगह जगह कैमरे होते हैं, ओवर स्पीड के मीटर भी होता है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यार ये नंबर तो इन जगहों से गुजरा है और इस वक्त पे गुजरा है, तो चालान तो गलत नहीं है। फिर पूरी जांच हुई, उसका कहा गया कि नहीं, चालान में कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि जो नंबर रजिस्टर्ड है टाटा ग्रुप्स के नाम पे और जिसको खुद जो इस्तेमाल करते हैं रतन टाटा, वही गाड़ियाँ इन जगहों से गुजरी है। अब इधर रतन टाटा के ऑफिस से कहा जा रहा है कि हम लोग तो गुजरे ही नहीं है कभी। अब बड़ी उलझन, क्या करें। इसके बाद फिर कहा गया कि नहीं, आप इसको जांच कीजिए ढंग से। तो जब जांच की गई तो बाद में फिर उस गाड़ी को तलाशा गया। अच्छा, नंबर प्लेट सेम। तो ढूंढते ढूंढते पता चला कि एक और इसी सेम नंबर की गाड़ी मुंबई की सड़कों पर घूम रही है। अब पुलिस उस गाड़ी की तलाश करते करते वहां तक पहुंची। पता चला वो एक बहुत ही मुंबई की वो भी जानी मानी शख्सियत, एक अमीर लेडी, उनके नाम पे ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। BMW कार थी, और नंबर प्लेट लेकिन सेम जो रतन टाटा इस्तेमाल कर रहे थे। अब एक ही नंबर प्लेट दो अलग अलग लोगों के नाम ये हो नहीं सकता। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अगर ऐसा है तो उनकी गलती है, लेकिन चेक किया गया तो पता चला नहीं। इस लेडी को जो नंबर इशू किया गया था उसके शुरू के 3 नंबर तो ठीक हैं, आखिरी नंबर कुछ और था। अब वो आखिरी नंबर था 0, लेकिन ये जो गाड़ी थी जो रतन टाटा के नंबर, उसमें आखिरी में था 1। तो जब जांच की गई, फिर उस लेडी से पूछताछ हुई तो पता चला, जो कहानी आई वो ये, उस लेडी ने कहा कि उसे न्यूमरोलॉजी पे बड़ा भरोसा है, अंक गणित पे। तो उसके अपने एक ज्योतिषी ने ये कहा था कि अगर आप अपनी गाड़ी के आखिरी का अंक नंबर ये लगाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, दुनिया में, बिजनेस में, सारी चीज़ों में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो अब अपने ज्योतिषी के कहने पे या तो उस लेडी के पास ऑप्शन ये था कि वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से पैसे देकर उसी अंक के नंबर का नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेती, बट उसने ये नहीं किया। उसने दूसरा रास्ता अपनाया। उसकी गाड़ी का आखिरी जो नंबर था, ज्योतिषी ने जो कहा था, उसने उसी नंबर को चिपका दिया नंबर प्लेट पे। जो 0 था उसको 1 कर दिया। अब इस तरीके से जो अथॉरिटी ने नंबर इशू किया था वो नंबर भी गलत हो गया, फर्जी हो गया, और जो नंबर उसे नहीं मिला वो यूज़ कर दिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सेम नंबर रतन टाटा की गाड़ी का है, और यही मामला फंस गया। इसके बाद अब पुलिस को जब सच्चाई सामने आई तो यह फर्जीवाड़ा भी है, 420 का केस भी है, क्योंकि आपको नंबर कोई और इशू किया गया, आपने अपने मर्जी से एक नंबर खुद से जोड़ दिया गाड़ी पे, तो वो इलीगल है।
तो 420 का भी केस है, फर्जीवाड़े का भी केस है। तो अब पुलिस ने यह मामला तो दर्ज किया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि सामने वाली पार्टी भी थोड़ी सॉलिड है। तो लेकिन देखिए क्या होता है, क्योंकि कानून के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा है, 420 का केस है। क्योंकि अगर मैं अपनी गाड़ी का नंबर अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज करता रहूँ तो कई चीज़ें होंगी। मैं सड़क पे अगर वायलेशन करता हूँ तो पुलिस उस नंबर को ढूंढती रहेगी, जबकि वो नंबर तो है ही नहीं, मुझे तो कोई और नंबर अलॉट हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है। तो अब जब ये सच्चाई सामने आई तब पता चला कि वाकई रतन टाटा या उनके ड्राइवर ने कभी भी कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि एक लेडी अंग ज्योतिष के में जो उलझी हुई थी, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने ज्योतिषी के कहने पे गाड़ी का नंबर चेंज कर लिया और इत्तेफाकन वो नंबर रतन टाटा की गाड़ी से मैच कर गया था। तो ये थी कहानी उसी चालान की, जिसको लेके टाटा समूह भी परेशान था, मुंबई पुलिस भी परेशान थी, और सरकार तक को इसमें बीच में आना पड़ा कि भैया मामले की जांच करो। तो अब सच्चाई सामने आई है। तो ये कहानी मुझे लगा कि आपको शुरू में सुनाऊं। अब आज की कहानी पर आते हैं। सोशल मीडिया कितना ताकतवर, कितना पावरफुल है, इसको बताने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे क्या क्या कुछ हो सकता है ये समझने की ज़रूरत है। बात लास्ट संडे की है, 3 जनवरी। 3 जनवरी को मुंबई में, जो मुंबई की साइबर की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है रश्मि क्रांतिकर, ये डीसीपी हैं साइबर सेल की, मुंबई में बैठती हैं। रश्मि के मोबाइल पे एक कॉल आता है, और ये कॉल आता है हिंदुस्तान से करीब 7,500 किलोमीटर दूर, आयरलैंड से। और उस वक्त आयरलैंड में करीब टाइम हो रहा था 2:45 बजे का वक्त, क्योंकि 5.5 घंटे का डिफरेंस है भारत के और आयरलैंड के टाइम में, और करीब 7,500 किलोमीटर की दूरी है मुंबई से आयरलैंड की, या भारत से आयरलैंड की। तो संडे को रात 8:10 पर रश्मि क्रांतिकर डीसीपी साइबर सेल के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला बताता है कि मैं आयरलैंड से बोल रहा हूँ और फेसबुक के हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ, और हम फेसबुक के जो वीडियो होते हैं सारे, जो लोग लाइव करते हैं, अपलोड करते हैं, तो बोला हम लोगों की नज़र अचानक एक वीडियो पे पड़ी है और ये लाइव अपलोड हो रहा है, और ये जो वीडियो है ये आपके शहर मुंबई से करीब करीब 350 किलोमीटर दूरी पे एक जगह है धुले, महाराष्ट्र में, और नासिक से करीब ये 150 किलोमीटर दूर है। तो बोला कि हमारी नज़र, हमारी जो एक टेक्निकल टीम है वो जो मॉनिटर करती है पूरे दुनिया में जो लाइव लोग फेसबुक पे आते हैं, अपलोड करते हैं, तो अचानक हमने देखा और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि धूले में एक लड़का है जिसका नाम उस बंदे का दयानेश्वर पाटिल। तो बोला ये दयानेश्वर पाटिल है, ये लगातार रो रहा है और इसके हाथ में रेजर ब्लेड है, और ये कुछ अपनी भाषा में बोल भी रहा है, और ऐसा उसके हाव भाव से देखकर लग रहा है कि वो सुसाइड करने जा रहा है, और वो भी लाइव, और फेसबुक पे लाइव अपलोड भी कर रहा है। तो आप इसकी जान बचा लें। अब फेसबुक हेडक्वार्टर आयरलैंड से ये फ़ोन मुंबई की एक डीसीपी साइबर सेल के पास आता है, और ये फ़ोन तब आता है जब सब कुछ ये फेसबुक पे शुरू हो चुका है लाइव। अब यहाँ पे वक्त सबसे नाजुक और अहम चीज़ है, क्योंकि उधर लाइव चल रहा है, वो मरने जा रहा है, और फेसबुक की टीम मुंबई पुलिस से कहती है कि अब आप उसे बचाएं। डीसीपी रश्मि को जब ये जानकारी मिलती है, फ़ौरन अपने अफसरों से वो उसी वक्त बात करती है, और उसके बाद जो डिटेल मिला था वहाँ से फेसबुक अकाउंट के ज़रिए वो उन लोगों को देती हैं और कहती हैं फटाफट इसका एड्रेस चेक करो। अब उसका एड्रेस चेक होता है, धूले में ही एक सोसाइटी थी, पता चलता है कि ये वहाँ का है, लेकिन एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए था, ये नहीं कि ये शहर या ये मोहल्ला या ये अपार्टमेंट, किस घर में क्या नंबर है उसका, क्योंकि तभी पुलिस वहाँ पहुँच सकती थी, और वक्त यहाँ भागता जा रहा था। पूरी टीम लग गई, इनकी टेक्निकल टीम साइबर सेल की, पता करने के लिए कि दयानेश्वर पाटिल का घर धूले में कहाँ पे है और ये कौन है। मतलब आंधी तूफान की तरह काम हो रहा है। इस दौरान में डीसीपी रश्मि ने, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे,
उनको भी मैसेज दिया, और जो नासिक के एसपी थे मिस्टर चिन्मय पंडित, उनको भी मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे फेसबुक से ये इन्फॉर्मेशन आई है और एक शख्स फेसबुक पर बैठकर ही लाइव सुसाइड करने जा रहा है। इधर टेक्निकल सर्विलांस टीम ने फौरन आनन फानन में फेसबुक के उस दिए हुए अकाउंट और उसके जरिए उसका पता करना शुरू किया। पता करते करते आखिरकार पता चल गया कि धुले के एक घर में जिसका नंबर ये है, यहाँ पे दयानंद पाटिल रहता है। जैसे ही ये पता चला, नासिक के एसपी और आईजीपी इन सब के मदद से और यहाँ मुंबई में साइबर सेल की निगरानी में लोकल पुलिस की टीम को आगाह किया जाता है कि वो वक्त से पहले वहाँ पहुँचे। इस दौरान में 8:10 पर फ़ोन आया था। 15 मिनट में पूरी सर्विलांस टीम लगी हुई थी। करीब 8:25 हो गया, लेकिन ये पता चल गया कि सोसाइटी क्या है, लेकिन घर नहीं मालूम। उस घर को ढूंढने में और करीब 10-15 मिनट बीत गए। लगभग फ़ोन आए हुए अब आधे घंटे के उससे ऊपर का टाइम हो गया, और ये भी पता नहीं कि क्या हो रहा है, वो बचा भी है कि नहीं, क्योंकि लाइव में वो कितना बोलेगा, कितना करेगा, क्या करने जा रहा है, कुछ आइडिया नहीं। एक एक मिनट कीमती था। आखिरकार जब वो एग्जैक्ट पता मिला जहाँ से ये फेसबुक लाइव चल रहा था, लोकल पुलिस की टीम आनन फानन में, उन्हें ये भी पता था, एम्बुलेंस को भी तैयार रखा गया और उस घर में पहुँचती है। जैसे ही वो घर में पहुँचती है, उस वक्त टाइम हुआ था 9 बजे, यानी 8:10 पे कॉल आया था। कुल 50 मिनट लगे। आयरलैंड से कॉल मुंबई, मुंबई से फिर धुले, और धुले की टीम जो पुलिस की थी वो उस घर में पहुंचती है। और जब वो घर के अंदर दाखिल होती है तो एक लड़का फेसबुक लाइव पे बैठा हुआ है। उसके हाथ के नस कटे हुए हैं, गले में भी थोड़ा कट के मार्क हैं, लेकिन कट बहुत ज़्यादा डीप नहीं था, लेकिन ब्लीडिंग हो रही थी, खून गिर रहा था, और वो तब भी लाइव था। आनन फानन में पुलिस उसको अपने काबू में लेती है और बहुत तेज़ी के साथ नज़दीक के सरकारी अस्पताल में ले जाती है। वहाँ उसे भर्ती कराया जाता है। रात तक उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर मंडे को डॉक्टर उसे खतरे के बाहर डिक्लेयर करते हैं और कहते हैं कि अब वो नॉर्मल है, और मंडे की रात को उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मुंबई की टीम, उससे पहले धुले की टीम मुंबई की साइबर सेल को, फिर साइबर सेल की टीम आयरलैंड की उस फेसबुक टीम को, सभी एक दूसरे को शुक्रिया कहते हैं, थैंक्स कहते हैं इस एक जान को बचाने के लिए। अब जान बच गई, इसके बाद की पूरी कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि दयानंद पाटिल महाराष्ट्र के ही एक धुले में तैनात होम गार्ड, उनका बेटा, 23 साल की उम्र, कॉलेज बीच में ही पढ़ाई इसने छोड़ दी, और इससे पहले भी 1-2 बार उसने सुसाइड की कोशिश की थी। और उस दिन वो अपने लगभग होश में नहीं था, ऐसा लगता था जैसे उसने कुछ लिया है, कुछ पिया है और कंट्रोल में नहीं है। और फेसबुक पर वो लगातार बैठकर रो रहा था और अपनी ज़िंदगी की दुख भरी कहानियाँ सुना रहा था मराठी में, और साथ में हाथ में ब्लेड लिया हुआ था रेजर का, और वो बीच बीच में बोलता जाता कि अब मैं मरने जा रहा हूँ, और वो काटता जाता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी दर्द और तकलीफ का भी एहसास था, तो बहुत डीप कट के मार्क नहीं आ रहे थे। तो यही वजह थी कि डीप कट के मार्क नहीं थे, तो उसकी जान बच गई, वरना फ़ोन आने और पुलिस के वहाँ तक पहुँचने में 50 मिनट का वक्त लगा टोटल। इन 50 मिनट में इतनी ब्लीडिंग होती कि जान बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन कट मार्क डीप नहीं था, इसलिए उसकी जान बच गई। तो कैसे एक सोशल मीडिया पे लाइव सुसाइड करने जा रहा था और किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, ये कहानी तो आपने समझ ली, लेकिन अब इसके पीछे की कहानी थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में करीब, जो फेसबुक के अपने डेटा हैं उसके हिसाब से, 40 ऐसे लैंग्वेज, 40 ऐसी भाषा और ज़ुबान है जिसमें लोग फेसबुक पे बातें करते हैं, लाइव करते हैं, लाइव वीडियो अपलोड करते हैं, अपनी अपनी कहानियाँ डालते हैं। और पूरी दुनिया में करीब करीब 1.5 बिलियन से ज़्यादा लोग पर डे फेसबुक पे एक्टिव होते हैं। 2.5 बिलियन से ज़्यादा लोग, बिलियन, फेसबुक पे हैं, और पर डे करीब करीब 1 बिलियन से ज़्यादा वीडियो और इस तरह की लाइव चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये है कि 40 भाषा, 40 ज़ुबान, बिलियन में यूज़र्स, बिलियन में लोग अपलोड कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। इससे पहले भी लाइव फेसबुक पे कई सुसाइड के किस्से आए, कई ऐसे घोरी वो हुए जिसमें शूट आउट हुआ, अमेरिका में हुआ, जिसको लेके फेसबुक की बड़ी वो हुई थी बदनामी
कि किसी ने गोली चलाई, शूट आउट किया, फिर उसको अपलोड किया, पता चला, लेकिन उसको हटाने में भी 1-2 घंटे लगे, तब तक फेसबुक पे वो चलता रहा। यहाँ तो कोई लाइव बैठकर सोसाइटी कर रहा है, तो उसे रोकना कितना मुश्किल काम होता। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? फेसबुक की टीम, एक पूरी उनकी अपनी टीम है जो ख़ास तौर पर ऐसे लाइव वीडियो और फुटेज और इन चीज़ों की निगरानी, मॉनिटर करते हैं। और उस टीम में अलग अलग दुनिया के देशों के लोगों को भी रखा जाता है, इसलिए ताकि वो उनका जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो ज़ुबान है, वो समझ सकें। वरना एक शख्स अगर मान लीजिए कि हाथ में ब्लेड नहीं है, सामने पानी का गिलास रखा हुआ और उस पानी के गिलास में जहर है, और वो अपनी ज़ुबान में कुछ भी बोलता जा रहा है, जैसे ये मराठी पाटिल था, और वो सुसाइड की बात कर रहा है, लेकिन जो मॉनिटर कर रहा है फेसबुक के हेडक्वार्टर में बैठकर, वो उसको सब कुछ तो देख रहा है, पर उसे ये पता नहीं कि इस पानी में जहर है या नहीं है, ये सिंपल पानी है, या उसे ये भी नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है, ये मरने जा रहा है। तो इसीलिए ऐसे तमाम दुनिया भर की ज़ुबानों के एक्सपर्ट्स को भी इन टीमों में शामिल किया जाता है, और वो देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि दुनिया में कब, कहाँ, कौन क्या कैसे लाइव कर रहा है और क्या करने जा रहा है। तो इस वजह से कई ऐसे लोगों की जान बच जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जान नहीं बचती। और ये सोशल मीडिया की एक बुराई ये भी है कि अब बहुत सारे लोग सब कुछ लाइव करना चाहते हैं, और लाइव खुदकुशी के मतलब मुझे लगता है कि पता नहीं दर्जनों सैकड़ों केस पूरी दुनिया में हो चुके हैं, जब कैमरे पे लोगों ने खुद को मारा, खुदकुशी की। लेकिन यहाँ पे भारत से करीब 7,500 किलोमीटर दूर, एग्जैक्ट 7800 सम किलोमीटर है भारत से आयरलैंड, और टाइम जो डिफरेंस है 5.5 घंटे का है। तो 5.5 घंटे का टाइम का फ़र्क, 8,500 किलोमीटर की दूरी, और वहाँ बैठा हुआ एक शख्स फेसबुक के हेडक्वार्टर में, और वो देख रहा है कि धूले जैसे एक छोटी सी जगह पे महाराष्ट्र में एक नौजवान ब्लेड हाथ में लेकर सुसाइड करने जा रहा है, और वो मुंबई पुलिस को फ़ोन करता है, और उसके बाद किस तरीके से ये सारी टीमों का आपस में एक जो तालमेल होता है, और उसके ज़रिए पुलिस पहुंचती है और उसकी जान बचती है। तो ये एक अजीब कहानी थी, लेकिन शुक्र है कि करीब 8,500 किलोमीटर दूर बैठे एक शख्स ने ये देख लिया कि 8,500 किलोमीटर उससे दूर एक लड़का मरने जा रहा है, और उसकी ये मतलब फ़ौरन जो कदम उठाया, और जिस तरीके से साइबर सेल मुंबई पुलिस की टीम ने ये कदम उठाया, और जिस तरीके से धूले की टीम जो है जिस जगह की, उन लोगों ने ये कदम उठाया, उसकी वजह से एक जान बच गई। हर इंसानी जान बेहद कीमती होती है, और ऐसे में किसी की जान बचाना इस तरीके से, मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत खुशी की बात। हालांकि अब ये भी जो मुझे सुनने में आया है कि चूँकि 2-3 बार उसने पहले सुसाइड की कोशिश की थी, अब उसका इलाज हो गया और वो ठीक है, ख़तरे से बाहर है। तो वहाँ के एसपी जो हैं नासिक के, उन्होंने बाकायदा उनकी फैमिली से बात करके कि इसके दुख गम जो भी इसके दिमाग में चल रहा है उसको दूर करने के लिए इसको जॉब देने की भी बात की है कि इसकी कहीं अच्छी नौकरी लग जाए तो अब शायद आगे इन चीज़ों को न सोचे। तो उसकी नौकरी की भी बात हुई है, और ऊपर वाले से यही दुआ उसकी नौकरी लग जाए और दिमाग से उसकी नेगेटिव चीज़ें निकल जाएं और वो अच्छी खासी ज़िंदगी जिए। क्योंकि मेरा मानना यही है कि ख़ुदकुशी किसी भी चीज़ का हल नहीं है, और ऊपर वाले ने जो सबसे खूबसूरत चीज़ दी है वो ज़िंदगी है, एक खूबसूरत नेमत है ये। तो अगर हम किसी को जान दे नहीं सकते, किसी की जान बचा नहीं सकते, तो किसी अब जान लेने का भी हक़ नहीं है। तो जो चीज़ ऊपर वाले ने दी है उसको वैसे ही छोड़नी चाहिए, हम उसको लेने का अधिकार या हक़ हमारा नहीं है। तो ख़ुदकुशी करना कमज़ोर लोगों की ही निशानी है, ऐसा ना हो। ज़िंदगी अनमोल है, इसकी कदर करनी चाहिए। तो ये थी कहानी, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी डिफरेंट लगी होगी। कुछ लोगों के मेल नोट करके लाया हूँ। एक विजय दलाल है, इनको मैंने जवाब भी दिया है। मिस्टर कृष्णा कुमार हैं, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। कपिल साहब हैं, और इन्होंने बर्थडे के वीडियो पे कुछ कहा है, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा एमवी हैं, नीरज हैं, चिरंजीत बसाक हैं। इनका ये कहना था कि जो 39 लोग, एक लंदन की मैंने एपिसोड 318 की कहानी सुनाई थी, जो कंटेनर में जिनकी मौत हो गई थी, शायद उसके सज़ा का ऐलान हो चुका। मैं इसको पता करता हूँ और आपको बताता हूँ। प्राणंशु भोयान है, और इनकी एक फरमाइश है, 2 ब्रदर की कहानी है, याकूब खान एंड यूनुस खान।
जो एक दूसरे के खिलाफ 1947 में इंडो पाक के इसमें लड़े थे, उनकी कहानी जल्दी आपको सुनाता हूँ। रवि शंकर हैं, संदीप कुमार झा हैं और विमला प्राण हैं, जियोवानी सैंड्रा हैं। ये ट्रिनिटी मीडिया कॉप की कहानी सुनना चाहते हैं। अमित पटेल हैं, अजय सिंह, और अजय सिंह की एक शिकायत भी थी कि इनकी बहन को विश नहीं किया और नाम नहीं लिया था, तो अजय सिंह जी, रेखा सिंह हैं इनकी बहन, और उस दिन शायद गलती से रह गया, तो आज माफ़ी चाहता हूँ आपसे। रेखा जी, थैंक यू वेरी मच क्राइम तक की कहानियाँ सुनने के लिए। सुरजीत कुमार मंडल हैं, झारखंड की कहानी सुनना चाहते हैं। विवेक पटेल हैं और जोगेश कुमार हैं। विक्रम साराभाई की कहानी सुनना चाहते हैं। बिप्लू दास हैं, नागालैंड की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा ओम चौधरी हैं, रिची रिच हैं। इनका कहना था बहुत बार मेल किया और रिप्लाई किया, आजकल आप भूल गए, ऐसा नहीं है रिची रिच साहब। धर्मेंद्र लोधी हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत ऐड को लेकर आ रही थी कहानी को। फिर मैं एक बार बताऊंगा कि हमारी तरफ से नहीं है, वो यूट्यूब की तरफ से, और मैंने ऊपर में ये बात पहुंचा दी है कि अगर कोशिश हो सके कम से कम ऐड हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो कोशिश जारी है। इसके अलावा शिवम उपाध्याय हैं और इन्होंने कहा भूल गए आप, ऐसा नहीं है शिवम। सुदीप चक्रवर्ती हैं, अनिरुद्ध मोरे हैं, रघुबीर भाटी हैं, हिमांशु पंचाल हैं। इसके अलावा प्रादीशा नारायण हैं, एस मिश्रा जी हैं, निशा जोशी हैं, सुरेंद्र बिश्नोई हैं। तो कोशिश करता हूं जब जब आप लोगों के जो भी मेल और कहानियों की जो फरमाइश है वो जल्द पूरा करूं। तो आज कहानी में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।